वॉरेन बफेट महीने का 4,000 करोड़ का डिविडेंड कमाते हैं, यानी दिन का 136 करोड़। पर आपको उससे क्या, आपको तो ये जानना है आप महीने का 1 लाख का डिविडेंड कैसे कमा सकते हो। क्यों, सही कहा ना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो जॉब करो फिर तुम्हें मंथली सैलरी मिलेगी। बट रॉबर्ट कियोसाकी का इस पर कहना है, अगर आपकी सैलरी ही आपकी इनकम का एकमात्र सोर्स है तो आप एक कदम दूर हो गरीबी से, जिसका एहसास रिसेंट में कोविड-19 के टाइम पर कई लोगों को हुआ भी। लेकिन एक ऐसा तरीका जिसमें आप स्टॉक मार्केट के जरिए मंथली इनकम कमा सकते हो, उसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स। साथ ही साथ मैं आपके साथ ऐसे स्टॉक्स भी शेयर करूंगा जो बेस्ट ऑप्शन है डिविडेंड कमाने के लिए। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम 2 तरीके से पैसे बना सकते हैं। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने 10,000 रुपये एक कंपनी में इन्वेस्ट किए, जिसके बाद कुछ महीने या कुछ साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 20,000 रुपये हो जाती है, तो आपको 10,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। दूसरा तरीका, डिविडेंड इनकम। मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, जिसका डिविडेंड यील्ड है 25.6%, यानी आप 1 लाख पर हर साल 25,600 रुपये कमाओगे। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर प्राइस का ग्राफ देखते हो तो इसमें पिछले 5 साल में केवल 6% की ग्रोथ आई है। तो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स 2 तरीके से डिविडेंड स्ट्रेटजीज यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में। पहला, एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड बट नो और लो रिस्क एप्रिसिएशन, जिसका हमने एक एग्जांपल अभी देखा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसमें डिविडेंड यील्ड तो बहुत ज़्यादा है पर स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन ना के बराबर है। इन स्टॉक्स का यूज पैसिव इनकम कमाने के लिए किया जाता है। 1 लाख पर 25,000 रुपये। अगर आपको ये कम लग रहा है तो अगर वही 1 लाख रुपए आप एफडी में इन्वेस्ट करते तो आपको 1 साल के मिलते केवल 6,000 रुपये। और अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड कमा के दें, तो इन्हें कैसे फाइंड किया जाता है उसकी बात भी हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दूसरे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की, जो कि है रीजनेबल डिविडेंड बट हाई स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म। इनमें आपको 3 से 6% ईयरली डिविडेंड मिलता है। साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इसमें ग्रो होती है। फॉर एग्जाम्पल एचसीएल लिमिटेड, इसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3,000 रुपये ही साल के मिलेंगे, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड है 3.33%। लेकिन पिछले 5 साल में इसका शेयर प्राइस 187% से बढ़ा है, यानी 1 लाख रुपए पर आपको हर साल केवल 3,000 रुपये ही मिलते, लेकिन 5 साल बाद वो आपका 1 लाख रुपए हो जाता 2,80,000 रुपये, और उस 2,80,000 रुपये का 3% होता है 8,400 रुपये। इन दोनों स्ट्रेटजीज के अपने अपने फायदे हैं और नुकसान भी, जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं। और इन दोनों कैटेगरी के बेस्ट स्टॉक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। एनएसई और बीएसई, इन दोनों में 5,000 प्लस कंपनीज हैं, जिसमें हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जिन्होंने काफी बेहतरीन डिविडेंड पास्ट में दिया है। बट एज वी नो, पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो हम ऐसे स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने पास्ट में अच्छा डिविडेंड तो दिया ही है, साथ ही साथ वे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिससे फ्यूचर में उनके डिविडेंड देने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इसके लिए हम जाएंगे फ्री वेबसाइट screener.in पर। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्वेरी में लिखेंगे डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 3%। तो इससे हमें 71 स्टॉक्स मिल जाते हैं जिन्होंने पास्ट में 3% से ज़्यादा का डिविडेंड दिया है। लेकिन क्या केवल पिछले साल का डिविडेंड इनफ है? तो इसका आंसर है नहीं। इसीलिए हम लास्ट 3 ईयर का चेक करेंगे, जिससे हमें वही कंपनीज मिले जिन्होंने कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो हम एंड लिखकर यहाँ पर लिखेंगे एवरेज डिविडेंड पे आउट 3 ईयर्स ग्रेटर देन 3%। इससे हमारे पास 71 स्टॉक्स में से 66 स्टॉक्स ही रह जाते हैं। लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो में केवल क्वालिटी स्टॉक्स ही चाहिए, जिसके लिए हम कुछ और फिल्टर्स का भी यूज करेंगे, ताकि हमारे पास उन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट आए जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी हम उनमें इन्वेस्ट करना प्रेफर कर सकते हैं, जिसके लिए हम पहला फिल्टर यूज करेंगे मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000।
इससे हमारे पास वही कंपनीज आएंगी जिनका मार्केट कैप 10,000 से बड़ा है, यानी उन्हें मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा फिल्टर हम यूज करेंगे सेल्स का, जो कि होना चाहिए 1000 करोड़। इससे हमारे पास वही कंपनीज आएंगी जिनमें 1000 करोड़ से ज्यादा की सेल हो रही है, यानी उनका रेवेन्यू हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा का है। और तीसरा फिल्टर हम यूज करेंगे प्रॉफिट ग्रेटर देन 200 करोड़। अगर कोई कंपनी हर साल का 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो उसके बंद होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि उसके पास इतना प्रॉफिट आ रहा है तो वो आने वाले 10 से 20 साल सस्टेन कर पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 10%। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रेटर देन 10%। जब हम ये सारे फिल्टर यूज करते हैं तो हमारे पास 15 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आ जाती हैं जो कि 3% से ज्यादा का डिविडेंड भी देती हैं। यहाँ पर आप ये सारी कंपनीज को देख सकते हो जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं, जो साल का 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमा रही है, 200 करोड़ से ज़्यादा का इनका प्रॉफिट है, और साथ ही साथ ये अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, हम ओपन करते हैं वेदांता लिमिटेड को, जो कि हमें 37% का डिविडेंड दे रही है। यानी अगर आपने इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 37 रुपीज़ आपको डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसके स्टॉक के प्राइस को देखते हो तो इसमें एक साइक्लिक नेचर है, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसका प्राइस हो रहा है, और आपको इसके शेयर प्राइस में कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। 2014 में इसका शेयर प्राइस था 280, 2016 में इसका प्राइस 63 हो गया था, 2018 में 334, फिर 2020 में 62 और 2022 में 425। तो इस प्रकार के स्टॉक्स को अगर आपने बाई करना है तो आपको इन्हें तब बाई करना है जब ये अपने बॉटम पर होती हैं, यानी कम से कम प्राइस पर ये कंपनी आपको अवेलेबल हो, तब आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका पर्पस होता है केवल डिविडेंड प्रोवाइड करना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिस पर आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 25%। इसमें भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। एक समय पर इसका शेयर प्राइस 300 रुपये था, फिर 240, फिर 327, फिर 136, 365 और 294, यानी इसके प्राइस में भी हमें एक लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके की कंपनीज जो आपको ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, उनके शेयर प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, और इनमें एक साइक्लिक नेचर होता है। एक टाइम पर इनका शेयर प्राइस हाई होता है, फिर कुछ टाइम बाद लो हो जाता है, फिर हाई लो हाई लो हाई लो। तो आपको इन्हें तब बाई करना चाहिए जब ये अपने लो प्राइस पर होती हैं। तो स्टार्टिंग में हमने दो कैटेगरीज, पहला हाई डिविडेंड बट लो कैपिटल एप्रिसिएशन। ज़्यादातर ऐसी कंपनी साइक्लिक होती हैं और आपको इनमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब ये अपने लो पर होती हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर आप रिटायर हो चुके हो और आपको ईयरली बेसिस पर इनकम चाहिए जिससे कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को चला सको, तभी आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप यंग हो, 25, 30, 35 की आपकी एज है, तो उस समय आपको सेकंड कैटेगरी की कंपनीज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डिविडेंड के लिए, जहां पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा और साथ ही साथ 3% से लेकर 6% तक आपको यहां पर डिविडेंड भी मिलता रहेगा। और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उनके लिए आप अपनी सैलरी पर या फिर बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर डिपेंड रह सकते हो। और अगर आप यंग हो तो आपकी जो कैपिटल है उस पर आपको कंपाउंडिंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय पर जहां से आप केवल 10,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आप उस मनी को ग्रो होने देते हो तो हो सकता है कुछ साल बाद आप वहीं से 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए साल के कमा पाओ। और डिविडेंड से 1 लाख रुपए मंथली कमाने का एक ही तरीका है कि आपका जो कैपिटल है वो इतना होना चाहिए कि उसका 3% ही 12 से 14 लाख रुपए हो। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं ग्रोथ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, ना कि डिविडेंड कंपनीज में। और इसका पहला रीज़न मैं आपको बता चुका हूं कि मैं चाहता हूं अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी जो वेल्थ है वो कंपाउंडिंग के साथ ग्रो हो, मैं उस कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं करना चाहता। दूसरा रीज़न टैक्सेस, और ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 15% से लेकर 30% तक का टैक्स लगता है आपकी डिविडेंड इनकम पर। सो फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपये डिविडेंड इनकम कमाई, वहाँ से आपको 1,500 रुपये तो टैक्स ही देना होगा। और अगर आपका डिविडेंड अमाउंट बड़ा है तो आपको यहाँ पर 30% तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 लाख रुपये डिविडेंड की फॉर्म में कमाए हैं तो आपको उस पर 35,295 रुपये
का टैक्स देना होगा और भी बाकी चार्जेस जो आपको यहाँ पर पे करने होते हैं। सो अगर आप अपनी यंग एज में हो 30, 40s या 50s में, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड स्टॉक्स से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक्स पर। लेकिन अगर आप अपनी रिटायरमेंट एज पर हो और आपको मंथली एक्सपेंसेस चलाने के लिए इनकम की ज़रूरत है, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डिविडेंड स्टॉक्स में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना प्रेफर कर सकते हो डिविडेंड इनकम के लिए। इसके अलावा इस वीडियो का पर्पस था केवल आपको एजुकेट करना, किस तरीके से कंपनीज को एनालाइज किया जाता है वो सिखाना, ना कि किसी स्टॉक्स को रिकमेंड करना। इसके अलावा अगर आपको ये सीखना है कि किस प्रकार से ग्रोथ कंपनीज को फाइंड किया जाता है जिससे कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके और आने वाले समय में आपने जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो मल्टीबैगर बन सके, तो उस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।